नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। अगर आपको ये लगता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की लिस्टिंग एकदम दमदार थी, तो एक बार आपको एसएमई आईपीओस की लिस्टिंग का डेटा चेक करना चाहिए। बहुत पैसा बना है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एसएमई आईपीओस में। ये थोड़े से रिस्की ज़्यादा होते हैं। आज के एसएमई आईपीओ मास्टर क्लास में हम सारे एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। रिस्क पे डिस्कशन करेंगे, ग्रे मार्केट में किस तरह ट्रेडिंग होती है, जीएमपी कैसे डिसाइड होता है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन सा नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है जिसमें दमदार लिस्टिंग की उम्मीद है। तो वो वाला आईपीओ है एक्सेंट माइक्रोसेल। इसमें 80% प्लस का जीएमपी चल रहा है। तो इस पे भी एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे, इस आईपीओ को डिटेल में रिव्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए एंड तक। एक बड़ा बदलाव जो 1 दिसंबर से आईपीओ स्पेस में आया है वो ये है कि अब लिस्टिंग हो जाया करेगी आईपीओस की T+3 में। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी T, तो T+1 पे हो जाएगा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। T+2 में आपको मिल जाएगा रिफंड या आपको मिल जाएंगे शेयर। T+3 में हो जाएगी लिस्टिंग। तो मान लीजिए 5 दिसंबर को था क्लोजिंग डेट, 6 दिसंबर को हो जाएगा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, 7 दिसंबर को हो जाएगा आपको शेयर मिल जाएंगे या आपको रिफंड आ जाएगा, और उसके नेक्स्ट डे लिस्टिंग। T+3 लिस्टिंग का क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है? एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन और भी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अच्छे वाले आईपीओस में ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको फंड सिर्फ 2 दिन के लिए ब्लॉक करने हैं। तो अगर मान लीजिए आपने एक आईपीओ में कुछ फंड्स लगाए थे, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो आपको रिफंड मिल जाएगा 2 दिन के अंदर ही। तो आप उसको किसी दूसरे आईपीओ में यूज़ कर सकते हैं। और आपको इमरजेंसी फंड को भी यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है पैसा, उसको आप डिफरेंट आईपीओस में लगा सकते हैं। आपका अमाउंट सिर्फ 2 दिन के लिए होल्ड होता है, और वो उस आपको अगर एलोकेशन नहीं मिलता है या एलोकेशन मिलता भी है, तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए प्ले कर रहे हैं, तो आपको 3 दिन के अंदर वो सारा सेटल हो जाएगा। और अगर आप लोन लेके करते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट देना है वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही देना है। तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पहले ज़्यादा दिन के लिए ब्लॉक रहता था पैसा, आपको ज़्यादा दिन के लिए लोन लेना पड़ता था, तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ता था। तो क्या आपको इमरजेंसी फंड यूज़ करना चाहिए आईपीओस की एप्लीकेशन के लिए? उसका आंसर है नहीं। इमरजेंसी फंड को बिल्कुल सेपरेट रखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको एलोकेशन मिल जाए, और एसएमई आईपीओस में थोड़ा लिक्विडिटी का रिस्क रहता है, तो हो सकता है आपके इमीडिएटली सेल ना हो पाए। तो उस तरह के रिस्क से बचने के लिए इमरजेंसी फंड को यूज़ ना करें। और लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने 10% इन्वेस्टमेंट मनी कैश में रखा हुआ है। अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी जब आएगी मार्केट में, तब मैं उसको डिप्लॉय करूँगा, और इस पैसे को मैं आईपीओ जैसी एक्टिविटीज़ के लिए या बायबैक जैसी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेता हूँ। एसएमई आईपीओस और नॉर्मल आईपीओस जिनको मेन बोर्ड आईपीओस भी कहते हैं, इनमें की डिफरेंसेस समझ लेते हैं। जो नॉर्मल आईपीओस लिस्ट होते हैं वो बीएसई या एनएसई में लिस्ट होते हैं। एसएमईज के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म सेपरेट है, और एनएसई का एसएमई प्लेटफॉर्म उसका नाम है एनएसई इमर्ज, वहाँ पे लिस्ट होते हैं। मेन बोर्ड आईपीओस में मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल आपका 10 करोड़ का रहता है। एसएमई आईपीओस में मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल 1 करोड़ का हो तो भी चल जाएगा। मेन बोर्ड आईपीओस के लिए आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज 1000 होने चाहिए। एसएमईज के लिए आपको सिर्फ 50 की रिक्वायरमेंट है। मेन बोर्ड आईपीओस के लिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज जैसे 15,000 के आसपास हम अप्लाई कर पाते हैं, बट एसएमई आईपीओस में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 1.3 या 1.4 लाख के आसपास की अमाउंट चाहिए होती है। मेन बोर्ड आईपीओस में आप एक शेयर भी सेल कर पाते हैं, लेकिन अगर आप एसएमई आईपीओस या एसएमई कंपनीज में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक लॉट में ही डील करना होता है। मान लीजिए एक एसएमई आईपीओ का प्राइस था 140 रुपीज़, उसका एक लॉट था 1000 शेयर्स का।
तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है 1000 शेयर्स का, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 500 अभी सेल कर देता हूँ, 500 रिटेन कर लेता हूँ। आपको 1000 ही सेल करने होंगे। मेन बोर्ड आईपीओस में कंपनीज को क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने होते हैं। एसएमई आईपीओस, जो एसएमई कंपनीज हैं जो अपना आईपीओ लेके आती हैं, उनके लिए जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो हर 6 मंथ्स की है। उनको हर 6 मंथ्स में रिटर्न अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना होता है। मेन बोर्ड आईपीओस में लिक्विडिटी काफ़ी हाई रहती है, आप कभी भी सेल करते हैं तो आपको बायर मिल जाता है। लेकिन एसएमई आईपीओस में ऐसा नहीं होता है। कुछ कंपनीज में आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है कि आप सेल करना चाहें और आपको कोई बायर ना मिले, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है। एसएमई कंपनीज की ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है। इनका शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ जाता है और तेज़ी से नीचे भी आ जाता है। एसएमईज ज़्यादा रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू मेन बोर्ड आईपीओस। जनरली एसएमई आईपीओस के लिए काफ़ी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मेन बोर्ड आईपीओस के लिए रिलेटिवली काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, जिससे आप डिटेल एनालिसिस कर पाते हैं। एक बार एसएमई कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो उसको एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म से हटा के एनएससी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया जाता है। एसएमई आईपीओस की जानकारी के लिए कि कौन सा एसएमई आईपीओ आ रहा है, कौन सा क्लोज हो गया, कौन सा करंटली ओपन है, उस सब की जानकारी के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इनका DRHP और RHP अच्छे से पढ़ें ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और मेक श्योर करें कि आप सिर्फ फंडामेंटली साउंड कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस तरह से अप्लाई करना होता है? एग्जैक्टली वैसे जैसे आप नॉर्मल आईपीओस के लिए अप्लाई करते हैं। मैं एसबा से अप्लाई करना प्रेफर करता हूँ अपनी नेट बैंकिंग से। उसमें यूपीआई मैंडेट और यूपीआई मैंडेट को अप्रूव करना, उस सब का झंझट नहीं रहता है। तो एसबा काफ़ी इजीली अप्लाई हो जाता है वहाँ से। अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक है, आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, लिक्विडिटी लोअर रहती है एज कंपेयर टू मेन बोर्ड आईपीओस। एक तो नंबर ऑफ शेयर्स एसएमईज के कम होते हैं, इनका साइज छोटा होता है, फ्री फ्लोट और भी कम हो जाता है अगर आप प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को हटा दें तो। और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जनरली काफ़ी हाई होती है। जैसे वो फर्स्ट टाइम अगर मार्केट में उतर रहे हैं तो मोस्टली शेयर्स प्रमोटर्स के पास होते हैं। उसमें से छोटा सा कंपोनेंट अगर पब्लिक के पास जा रहा है तो फ्री फ्लोट जो है वो काफ़ी कम रहता है। ट्रेडिंग लॉट्स में होती है, ऐसा नहीं है कि आप एक शेयर खरीद पाएँ या एक शेयर बेच पाएँ। आपको जो वन लॉट डिसाइडेड होता है, जैसे हमने पुराने एग्जाम्पल में लिया कि 1000 शेयर्स का अगर एक लॉट है तो आपको 1000 शेयर्स एक साथ सेल या एक साथ बाय करने होते हैं। तो बायर के पास 1.3 लाख का अमाउंट होना चाहिए, या 1.4 लाख, जो भी अमाउंट निकल के आता है, तो उस अमाउंट पे ही ट्रेड हो सकता है। तो इन वजह से लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी जो इमिडिएटली एसएमई आईपीओस जब लिस्ट होते हैं उस समय ठीक ठाक होती है। तो अगर आप लिस्टिंग के लिए प्ले कर रहे हैं तो आप उसको इजीली सेल कर पाएंगे। बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि आप सेल करना चाहते हैं और आपको कोई बायर नहीं मिल रहा है। वाइस वर्सा, अगर आप कोई एसएमई कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सेलर इमीडिएटली ना मिले। तो मैं प्रेफर करता हूँ एसएमई आईपीओस को लिस्टिंग पे ही सेल कर देने का, क्योंकि इसमें एक तो डेटा थोड़ा सा कम होता है एनालिसिस के लिए। तो मैं अपने जो बाइंग का क्राइटेरिया है वो सारे क्राइटेरियाज को टेस्ट ही नहीं कर पाता हूँ बेस्ड ऑन दी डेटा अवेलेबल। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म्स के लिए एसएमई आईपीओस को, एसएमई कंपनीज को होल्ड नहीं कर पाता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। मैं प्रेफर करता हूँ उसको लिस्टिंग पे ही सेल कर दूँ। ग्रे मार्केट में भी आईपीओस की ट्रेडिंग होती है। ये एक अनऑफिशियल और अनरेगुलेटेड मार्केट रहता है आईपीओस के लिए। ट्रेडिंग हो जाती है लिस्टिंग से पहले ही। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेडिंग लिस्टिंग से पहले कैसे हो सकती है? मान लीजिए एक पर्टिकुलर आईपीओ है, उसका प्राइस है 100 रुपीज़ का, और मैंने और आपने एग्री कर लिया कि 150 रुपीज़ में हम इसको ट्रेड कर लेंगे। मान लीजिए मैं बायर हूँ, आप सेलर हैं।
आप ये कह रहे हैं अगर मुझे अलॉटमेंट मिलेगी तो मैं इसको 150 रुपीज़ में आज ही की डेट में आपको सेल करने को तैयार हूँ, तो इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी लिस्टिंग 150 से भी ज़्यादा होगी, तो 150 से ऊपर जितनी भी लिस्टिंग होती है, मान लीजिए 160 170 जिस भी प्राइस पे लिस्ट होता है, वो जो एडिशनल अमाउंट है वो मेरे को मिल जाएगा। तो 150 मैं आपको दूंगा, 180 रुपीज़ में मान लीजिए वो सेल हुआ तो 30 रुपीज़ मेरा उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। आपका क्या बेनिफिट है? आपने आज ही 150 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो उससे क्या होगा? आपका रिस्क प्रोटेक्टेड है। जस्ट इन केस उसकी नेगेटिव लिस्टिंग होती है या उसमें 150 से कम की लिस्टिंग होती है, आपको तो 150 रुपीज़ मेरे से मिलने ही मिलने हैं। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है बिफोर इवन लिस्टिंग। इसमें भी एक ब्रोकर इन्वॉल्व होता है जो अपनी ट्रांजैक्शन पे कमीशन लेता है। ये सारी ट्रेडिंग जनरली इन पर्सन होती है और कैश में होती है इसकी डीलिंग। जनरली जो डिफरेंस होता है अमाउंट का वो ही एक्सचेंज होता है हैंड्स में, पूरा अमाउंट नहीं ब्लॉक होता। सिर्फ जो भी लिस्टिंग की सेलिंग के बाद जो भी अमाउंट अगर मेरे को आपको देना है तो मैं आपको दे दूंगा, अगर आपने मुझे देना है सिर्फ वही अमाउंट कैश में डील होता है। ये ग्रे मार्केट ट्रेडिंग जो होती है ये अब कम हो जाएगी T+3 लिस्टिंग के बाद। जैसे हमने देखा कि अगर आईपीओ का क्लोजिंग प्राइस T है तो T+3 पे ही लिस्टिंग हो जाएगी, और जो मेन ट्रेडिंग हुआ करती थी अभी तक वो सब्सक्रिप्शन जब खत्म हो जाता था, आपका क्लोजिंग डेट हो जाती थी और उसके बाद जो लिस्टिंग डेट होती थी उसके बीच में काफ़ी हैवी ट्रेडिंग रहती थी ग्रे मार्केट में। वो पीरियड ऑलरेडी अब सिर्फ 3 दिन का रह गया है और ऐसा प्लान है रेगुलेटर्स का कि उसको सिर्फ 1 दिन का कर देंगे। तो मान लीजिए अगर आज आईपीओ की लास्ट डेट है तो कल ही लिस्ट हो जाएगा, तो इससे ग्रे मार्केट में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे ट्रेडिंग कम हो जाएगी। तो क्या आपको ग्रे मार्केट में उतर जाना चाहिए और वहाँ ट्रेड करना चाहिए? अगर आईपीओ का प्राइस है 100 रुपीज़ का और आपको लिस्टिंग से पहले ही 150 रुपीज़ में ट्रेड सेटल हो जाता है, आपको लगता है इसमें मेरा रिस्क तो बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा मत कीजिएगा। ग्रे मार्केट में आईपीओस ट्रेड करना इलीगल है। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है आपको वो सिर्फ चेक करना है, सिर्फ एक इंडिकेशन लेने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कह रहा है उसी प्राइस पे लिस्ट हो, बट मैंने ये देखा है कि मोस्टली आईपीओस विद इन 15-20% रेंज ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्ट हो जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा और डिमांड कितनी है उस आईपीओ की वो डिटरमाइन करता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। जो बड़े आईपीओस होते हैं उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम को मैनिपुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन छोटे आईपीओस और एसएमई आईपीओस में ग्रे मार्केट प्रीमियम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेस पे आईपीओस को अप्लाई नहीं करना है। आप अपना प्लीज़ ड्यू डिलिजेंस कीजिए, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, फाइनेंशियल्स देखिए, कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज देखिए, उसका मोड देखिए और क्या करती है कंपनी, कौन प्रमोटर्स हैं, क्या ऑफर फॉर सेल है, क्या फ्रेश इशू है, कंपनी फ्रेश इशू का क्या करेगी। सारे फैक्टर्स को डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना होता है। मैं पर्सनली उन आईपीओस में अप्लाई नहीं करता हूं जिसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% से भी कम है। आप ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ चेक कर सकते हैं? investorgain.com एक साइट है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसएमई आईपीओ एक्सेंट माइक्रोसेल के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। ये प्रोड्यूस करती है हाई क्वालिटी सेल्यूलोस बेस्ड एक्सीपिएंट्स। इनका जो यूज़ है मेनली फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक्स और बाकी इंडस्ट्रीज में। 2 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक है पिराना रोड अहमदाबाद में, दूसरी है दहेज एसईजी बारूच में। कस्टमर्स जो हैं इंडिया में ही नहीं 45 कंट्रीज में हैं। कस्टमर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, फ्लूइड्स, डेयरी, ईटरीज, न्यूट्रास्यूटिकल एंड सोर्सेज ऑफ फाइबर्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। FY22 से FY23 में देखें
तो जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो 23.5% का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ 120% का है, एसेट्स काफ़ी अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू का नंबर देखें 31 मार्च 2021 का वो 134 करोड़ का था और जो बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2023 में 206 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 4 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 13 करोड़ का हो गया है। और अगर आप इस क्वार्टर जून क्वार्टर का नंबर भी देखें तो वो 7 करोड़ का नंबर है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें ये है, बोरोइंग्स कम हो रही हैं। हमने ये देखा है जनरली एसएमई आईपीओस में, एसएमईज में बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है, बट इस कंपनी में बोरोइंग्स कंट्रोल्ड है और ये अपना लोन चुका रही हैं, जो बहुत ही अच्छा साइन है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। पीई 13.92 का काफ़ी रीजनेबल नज़र आ रहा है, आरओई 34.1%, आरओसीई 26.4%, काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी 0.52 काफ़ी रीजनेबल है। हमने देखा है एसएमईज का जनरली 1.52 या उससे भी ज़्यादा का रहता है ये नंबर, और हमने ये भी देखा है इस कंपनी में ये कम हो रहा है। तो डेट कंपनी ने शानदार तरीके से मैनेज किया हुआ है, डेट रीजनेबल है, कम है। ईपीएस 10 रुपीज़ के आसपास है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का नंबर 29.4% का, ओवरऑल नंबर्स शानदार हैं। पीयर्स से कंपेयर करें, अगर हम सिगाची इंडस्ट्रीज के नंबर्स को कंपेयर करें तो रीजनेबल है, कंपनी के वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत हाई है, 85% के आसपास है और ये लगातार बढ़ भी रहा है और अभी आईपीओ की डेट्स काफ़ी दूर हैं, तो गिवन दैट अभी से ही डिमांड काफ़ी हाई है, तो इसमें एक अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। आईपीओ खुलेगा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। प्राइस बैंड है 133 से 140 का। हमें कट ऑफ प्राइस यानी कि 140 पे अप्लाई करना होता है। लॉट साइज है 1000 का, मतलब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 1,40,000 की रहेगी। इशू का साइज छोटा है, 78 करोड़ के आसपास का है और जो पूरा का पूरा है वो फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है, जो कि अच्छी बात है। जो आईपीओ से पैसा आएगा उससे कंपनी एक नया प्लांट लगाना चाहती है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए यूज करना चाहती है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। 12 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 को हो जाएगा। अगर आपको रिफंड मिलना है या शेयर्स मिलना है वो 14 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 15 को मॉर्निंग में लिस्टिंग हो जाएगी। लॉट साइज 1000 का है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,40,000 की, मैक्सिमम भी सेम ही रहेगी 1,40,000 की, क्योंकि अगर आप एक लॉट इंक्रीज करते हैं तो 2 लाख से ऊपर का हो जाता है। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 2,80,000 की हो जाती है, तो आप HNI कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको किस में अप्लाई करना चाहिए जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएं? एक बार हम रिजर्वेशन देखते हैं। जो रिजर्वेशन है रिटेल कैटेगरी के लिए वो 35% की है और HNI कैटेगरी के लिए 15% की है। अब ऐसा लग रहा है कि यार 35% है रिटेल की, तो हमें रिटेल में ही लगाना चाहिए, लेकिन रिटेल में ओवर सब्सक्रिप्शन हायर रहता है एज कंपेयर टू HNI। तो आपको क्या देखना चाहिए? आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के नंबर्स देखने चाहिए और कैटेगरी रिजर्वेशन देखना चाहिए। उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। एसएमई आईपीओस के जनरल रिस्क तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार कंपनी स्पेसिफिक रिस्क देख लेते हैं। कंपनी ने अपनी आरएचपी में बहुत सारे रिस्क को लिस्ट किया है, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो इनका एक लीगल केस चल रहा है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। इनका एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है इनकी कंपनी और बाकी ग्रुप एंटिटीज़ के साथ। इनके जो सप्लायर्स हैं जो इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो लिमिटेड हैं और अगर उनमें से किसी में प्राइसिंग में चेंज आता है या सप्लाई चेन में डिस्रप्शन आता है तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है।
और एक रिस्क इन्होंने बताया है कि जो ये पैसा ले रहे हैं आईपीओ से, उससे एक नया प्लांट लगाना चाहते हैं, और जो इनका एस्टीमेट है और एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर उसमें डिफरेंशियल आता है और इनको कुछ कैश में प्रॉब्लम आता है, तो इनके ग्रोथ प्लान्स को इम्पैक्ट हो सकता है। इससे पहले मेरे व्यू पे आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही लीजिएगा। कंप्लीटली फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट नहीं है, फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, छोटी कंपनी है तो थोड़ा हाई रिस्क रहता ही है। आईपीओ की डिमांड काफ़ी अच्छी है, जीएमपी काफ़ी सॉलिड लग रहा है, अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है। मोस्ट लाइकली मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। अभी मैं और डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कंपनी के मैनेजमेंट से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको मैं और फर्दर स्टडी करने वाला हूँ, बट मोस्ट लाइकली मैं इसमें अप्लाई करूँगा। लास्ट डे पे अप्लाई करूँगा एक बार ओवर सब्सक्रिप्शन डेटा देख के। आपका क्या व्यू है कमेंट में लिख के बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।